चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दे ही दिया। मुल्क को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी मिली। चाइना ने मसूद अजहर के ताल्लुक से अपना एतराज वापस ले लिया। मुल्क के साथ साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भी मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए बीजिंग पर काफी दबाव डाला था। और अब बात करेंगे बुर्के पर पाबंदी की मांग की। हाँ, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या पहनी हुई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे, अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे, वो क्या शेरवानी पहने हुए थे। शिव की तान अब बुर्के पर टूटी है। शिवसेना ने श्रीलंका धमाकों के तनाजुर में हिंदुस्तान में बुर्के पर पाबंदी की मांग कर डाली है। मुस्लिम खवातीन ने इसे शरीयत में दखल अंदाजी से ताबीर किया। वहीं असदुद्दीन अवैसी ने इसे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिवसेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इलेक्शन के दरमियान सियासत की जहरीली जुबान, मजहबी मुनाफरत फैलाने का शिवसेना पर इल्जाम, बुर्के के बहाने सियासी फजा बनाने की कोशिश, इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का किया जा रहा मुतालबा। श्रीलंका में हुए धमाकों के बाद के इक़दामात का हवाला देकर सियासी जमात शिवसेना हिजाब पर पाबंदी की मांग कर रही है। पार्टी तर्जुमान सामना के इदारिये में श्रीलंका के सदर की तारीफ के साथ ही हिंदुस्तान में भी बुर्के पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है शिवसेना ने। जाहिर है गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार इस मुल्क में इसकी चौतरफा मजम्मत हो रही है। अगर ऐसे हादसों को रोकना है तो हमें नकाब को बंद नहीं करना चाहिए, वो दूसरे सोर्सेज को देखना चाहिए जिसके जरिए हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। दिलों को बदलने की जरूरत है, चेहरे पर नकाब उतारने की जरूरत नहीं है। दिल जो काले पड़ चुके, दिलों में नफरतें जो पैदा की जा रही, ये शिवसेना और बीजेपी सिवाय नफरतें पैदा करने के और कोई काम करते नहीं। इस मामले पर मजहबी रहनुमाओं ने भी हैरत का इजहार करते हुए इसे आईन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ये लोग शिवसेना हो या आरएसएस हो, ये बातें निकालते रहती हैं। सिर्फ ये है कि मुसलमानों को दूसरे मसाइल को हटाकर इस मसाइल पे जुड़ जाए। फिरका परस्ती को आम करने और ऐन इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन कार्ड खेलने के मुमासिल है। खुला हुआ वायलेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए। फिरका परस्ती को आम करने की एक साजिश और कोशिश है और हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो हुकूक हैं वो हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने शिवसेना के तर्जुमान में छपे इस मजमून पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्ववादी ताकतें आईन की रूह के खिलाफ हैं। असद ओवैसी ने मजमून को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ है जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। शिवसेना इनसे बड़ा देश में देश को तोड़ने वाली कोई पार्टी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ देशद्रोही सबसे बड़े वो लोग हैं जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सियासी जमातों को इस बात का इल्म नहीं है? क्या मजहबी मुनाफरत के बगैर इनकी सियासत परवान नहीं चढ़ती? उससे बढ़कर ये कि क्या इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं बुर्के पर पाबंदी आयद करने के हवाले से अहमदाबाद के हमारे नुमाइंदे आरिफ आलम ने कुछ मुस्लिम खवातीन से खास बातचीत की, उनके तासुरात जाने। में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वहां की हुकूमत ने हिजाब पर और बुर्के पर पाबंदी लगाने की बात की है। ऐसे में हिंदुस्तान में भी बुर्के पर पाबंदी लगे, इसकी मांग तेज हो गई है और शिवसेना ने बाकायदा हुकूमत से मांग किया है कि बुर्के पर पाबंदी लगाई जाए। कुछ बुर्के वाली औरतें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आजकल लड़कियां कहती कि हमें शॉर्ट्स पहनना है, हम पहनाते भी हैं उनको। हम सारे कल्चर्स में हम देखते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में
तो हमारे कल्चर में जो है वो पर्दा है, हमारी शरीयत में पर्दा है, तो हमको भी वो पर्दा करने की पूरी छूट होनी चाहिए, पूरा हक होना चाहिए। जो शिवसेना ने जो मांग किया है उसको कैसे आप देखती हैं? ये मांग जो है उनकी वो बिल्कुल गलत है मेरे तरीके से, क्योंकि जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट जो भी हो रहा है या कुछ भी आतंकवादी प्रवृत्ति हो रही है तो वो किसी धर्म के साथ उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कई बार कि सिर्फ इस्लाम धर्म इसके साथ मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे धर्म भी जुड़े हुए हैं, हमने कई बार इसको देखा है। तो अगर कोई साधु अगर कोई ब्लास्ट करता है तो हम सारे साधुओं पे बैन नहीं लगा देंगे। आपको लगता है कि मतलब पर्दे का और बुर्के का इस्तेमाल दूसरे लोग करके और मुस्लिमों को बदनाम करते हैं? जी यस, किया जाता है मुस्लिमों को, और हर एक चीज़ में मुस्लिम का ही नाम आता है। कहीं पर भी बम ब्लास्ट हो या कुछ भी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम को ही गिना जाता है कि यही टेररिस्ट है और इन्हीं को यहाँ से भगाया जाए। आप बताइए कैसे देखती हैं इस पाबंदी को, और जो मांग की जा रही है हिंदुस्तान के लिए कितना जायज़ है? जो मांग है उनकी वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि पर्दे पे बैन क्यों? अगर बैन है तो टेररिज्म पे बैन करो ना, जहाँ जो रीज़न है उस रीज़न को आप कैच करो और उस पर रिएक्ट करो। पर्दा करने से ना करने से इसका कोई मतलब ही नहीं है। पर्दे पर जो बैन लगाने की मांग की गई है उसको कैसे देखते हैं आप? जी नहीं, ये गलत बात है। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ऊपर पर्दा फ़र्ज़ करना, और हमारा हक भी है, तो इसमें हमें कोई वो नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरा मानना ऐसा है कि हम पर्दा जो है वो हमें हमारी मर्ज़ी की बात है, हमें क्या करना है वो हम स्वतंत्र है, तो हम पर्दा करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना वो इसमें कोई बोल ही नहीं सकता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो हम मानने वाले ही नहीं है। जब ऐसी डिमांड होती है तो मुस्लिम औरतों का क्या फीलिंग्स होता है, क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उस मुस्लिम औरतें अपने हक़ को खुद ही देखें कि भाई मेरा हक़ क्या है और मेरा शरीयत मुझे क्या कहता है, मुझे मेरे कानून क्या कह रहा है मेरे, वो देखेगी तो अपने आप उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे जीना है। किसी की पाबंदी से हम कुछ काम नहीं कर सकते, और पाबंदी से करते तो काम होता ही नहीं है। अगर आपके हक़ में है कि आप पर्दा करो तो उसमें अच्छी बात है ना, बुरी बात तो है ही नहीं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ न्यूज़ 18 आरिफ आलम। और औरंगाबाद में भी हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने इस हवाले से कुछ मुस्लिम खवातीन से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। श्रीलंका में धमाके क्या हुए, फिर से इस्लाम और मुसलमानों की मजहबी अलामतों पर सवाल उठना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में शिवसेना ने बुर्के पर पाबंदी का सवाल उठाया है। क्या ये वाकई पाबंदी ज़रूरी है या फिर मुसलमान इस चीज़ को कैसे सोचते हैं? कुछ खवातीन हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, शिवसेना ने बुर्के पर पाबंदी का मुतालबा किया है, आप इसे कैसा देखते हैं? देखिए, ये कैसा है कि अभी भारत में ये सबसे बात ऐसी हो गई है कि बस यानी जो मेन इश्यूज़ है जैसा बेरोज़गारी है ना, चाइल्ड अब्यूज़ है और औरतों के मसाइल और भी बहुत सारे इश्यूज़ है जो भारत में है, लेकिन ये सब इश्यूज़ को नहीं देखते हुए बस जो मुसलमानों के मतलब रिलीजियस इमोशंस जो है उससे खेल रहे हैं ये लोग, और दूसरा कुछ भी नहीं है। और मतलब ये जो लोग खेल रहे हैं ये सब इमोशंस से हमारे, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है तो हमारे पर्सनल लॉ का हिस्सा है। अब ये हमारे पर्सनल लॉ का हिस्सा है, अभी इतनी सारे सब मूवमेंट्स चलाई गई, अब ये पर्सनल लॉ का हिस्सा है, अब फिर से यही जो है तो चीज़ें शुरू कर दी। अब इसके ऊपर 1-2 महीने चर्चा होंगे, जो अहम मसाइल है, जो मेन प्रॉब्लम्स है वो फिर से छुप जाएंगे। तो अहम मसाइल को छुपाने के लिए ये सब, क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर छुपाने की साजिश है? जी, ये तो सामने दिखती बात है कि जब भी कुछ भी इनके गवर्नमेंट के जो करे हुए जो वादे थे तो वो वादे पूरे नहीं कर सके, वो नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे, तो वो कैसे छुपाना। तो ये मुस्लिम का कुछ तो भी एक पॉइंट निकालने का है। क्या वहाँ पर अब सब जगह भी हल्ले हो रहे, जहाँ होते जगह बुरखे की वजह से हो रहे? क्या पीएम के अयोध्या में होने के बावजूद रामलला के दर्शन न करने पर अखाड़ा परिषद ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा करके एक अच्छा पैगाम दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के अयोध्या में होने के बावजूद रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन न करने से साधु संतों को सख्त मायूसी हुई है। मंत्री जी अयोध्या गए तो पहले वहाँ सभी संतों से मुलाकात करनी चाहिए थी, हनुमानगढ़ी भी जाना चाहिए था और राम लला का दर्शन करना चाहिए था। अब उनके मन में क्या वही जाने, पर ये करना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने वहाँ जो कि नारा लगाया, तो हर सनातन धर्मियों का ये दायित्व बनता है, घर में रहें तो अयोध्या जाएं तो अच्छी बात है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो नारा अच्छी बात है, इसका करता हूँ स्वागत। अब उनके मन में क्या है वही जाने, लेकिन लोगों को तकलीफ हुई है इस बात की। वहीं पार्लिमानी चुनाव के दौरान ईवीएम के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात कोई नई बात नहीं, लेकिन अब इसके खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। ऐसा ही एक मुजाहरा औरंगाबाद में देखने में आया, जब बहुजन क्रांति मोर्चा की क़यादत में हुए एहतजाजी मुजाहरे में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करने का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया। माह रमजान में वोटर्स को वोटिंग की जानिब पर राग़िब करने के लिए जमीयतुल उलमा ने रमजान जंतरी के साथ वोट डालने की अपील की है। जमीयतुल उलमा ने रमजान जंतरी में ही वोटिंग की अपील को शाये करके एक नई पहल का आगाज किया। हम जंतरी भी रमजान में बांटें और उसके अंदर वोट डालने की अपील भी करें, ताकि दोनों बातें, क्योंकि रमजान का एक बड़ा मुबारक महीना होता है, बड़ा बरकतों वाला महीना होता है, तो इन दोनों कामों के लिए ये इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, तो हमने ये एक पहल की है। तो यहाँ पर हमारा जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें हमने ये लोगों को मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आप नमाज रोज़ा करते हैं और रोज़े रखते हैं, इसी तरीके से आप रमज़ान के अंदर रोज़े भी रखिए और वोट भी आप डालिए, क्योंकि वोट आपका हक भी है और आपकी ज़रूरत भी है। 1 मई पूरी दुनिया में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ये दिन आया और आकर गुजर भी गया, लेकिन आम मजदूरों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। खास रिपोर्ट। 1 मई को हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। ख्याल तो ये किया जाता है कि इस दिन मजदूरों को आराम मिलेगा और आम दिनों की तरह काम न करके राहत की सांस लेंगे, लेकिन मजदूरों की जिंदगी पर नजर डालें तो हमें आराम और राहत जैसे लफ्ज एक ख्वाब नजर आते हैं। मई की तपती दोपहर में जहां आम लोग दिन में घर से बाहर निकलते हुए गुरेज करते हैं, वहीं मजदूर और उनके बच्चे इसलिए मेहनत करते हैं कि शाम होने तक उनको इतने पैसे मिल जाएं कि शाम को उनके घर का चूल्हा जल सके। क्या कहते हैं मजदूर, आप भी सुनिए। पढ़े लिखे हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां मिलती नहीं है, काम धंधा करते हैं तो बस यही है, बैठे हैं फुटपाथ पे, कोई कहीं इसने इधर भगा दिया उसने उधर भगा दिया, मजदूरी करी तो पूरी मजदूरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सुबह का सूरज निकलने के साथ ही मजदूरों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन गर्मी का मौसम मजदूरों की परेशानी बढ़ा देता है और मजदूरों को बमुश्किल ही काम मिल पाता है। मजदूरों की कोई छुट्टी होती नहीं है, वो तो बड़े मेहनती और मेहनत करते हैं और वो मेहनत करते चले आ रहे हैं और मौत तक मरते तक मेहनत करते चले जाएंगे। ये सब बातें ही हैं कि मजदूरों का दर्द है, मगर ये बातों पे अमल नहीं किया जाता और मजदूर जहाँ है वहीं का वहीं है और उसके लिए कोई सोचने वाला भी नहीं है, कुछ करने वाला भी नहीं है। मजदूर दिवस पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन मजदूरों के हुकूक उसी तरह पामाल हो रहे हैं जैसे कि आज से 50 साल पहले होते थे। हमारे यहाँ मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा है। यौम मजदूर हर साल की तरह इमसाल भी आया और चला भी गया, लेकिन मजदूरों की किस्मत में वही मायूसी और बदनसीबी बरकरार रही। मुहज़्ज़ब माशरे में भी किसी के पास ठहर कर ये सोचने का वक्त नहीं है कि जो मजदूर आलीशान महल तैयार करते हैं, आखिर उनके घरों में रोशनी का गुजर क्यों नहीं होता। मजदूरों के लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, दिल तो रोता है मुस्कुराने में, टूट जाता हूँ गम छुपाने में, रोशनी इसलिए है महलों में, खून जलता है कारखाने में। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र तलाश कर। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है कर्नाटक के जिला दावनगिरे के पहले मुस्लिम IAS ऑफिसर मिर्जा कदीर बेग की। देखिए उन पर मबनी हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में ऐलान किए गए UPSC इम्तिहानात के नताइज में मिर्जा कदीर बेग को 336वां रैंक हासिल हुआ है। मिर्जा कदीर बेग का ताल्लुक कर्नाटक के दावनगिरे शहर से है।
इस नौजवान को जिला दावणगेरे का पहला मुस्लिम IAS अफसर होने का एजाज हासिल है। इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद मिर्जा कदीर बेग जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन मजीद बुलंदियों और ऊंचाइयों को छूने का जज्बा इन्हें UPSC की जानिब रागिब किया। पहली कोशिश में नाकाम हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार दूसरी कोशिश में कामयाबी ने इनके कदम चूम ही लिए। सब तो था पहले से ही कि IAS अफसर बनना है, बट फिर भी आपके दिमाग में एक ये होता है, एक डिलेमा होता है कि क्या मैं इस काबिल का हूँ या पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। सो वो भी सेम कंडीशन मेरा भी था। मैं जैसे कि बताया, मैं जर्मनी में जॉब कर रहा था, यानी इंटर्नशिप में भी के बाद मैं वहीं पे ऑब्जर्व हो गया था और मुझे फर्दर पॉसिबिलिटीज़ क्या थे, PhD कर सकता था, वहीं पे सेटल हो सकता था। बट एक गौर करने की बात ये थी कि रिग्रेट जो ज़िंदगी में होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे इस काबिल बनना था कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूँ या खुद को प्रूव कर सकूँ, ये मेरा मौका, आखिरी मौका था, इसलिए मैं वापस आके इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी शुरू की। मिर्जा कदीर बेग की कामयाबी के पीछे वालिदैन की सही परवरिश और रहनुमाई कार फरमा है। वालिद मिर्जा इस्माइल पेशे से वकील हैं, जबकि वालिदा घरेलू खातून हैं। एजुकेशन रहा तो कुछ तो भी बन सकता आदमी। उसे हर बार भी मैं बच्चों को डांट डपट से सिंसियर होकर काम करने के वास्ते, पढ़ाई में लगन लगाने के वास्ते बोल को आज ये मुकाम हासिल किया। कोशिश तो की, ये मुकाम हासिल किया। हर माओं को, माँ बाप को मैं यही कहना चाहती हूँ, ये इत्तला देना चाहती हूँ कि हमारे कौम के बच्चों को इंस्पायर करें, आगे बढ़ाए और खासकर पढ़ाई में उनको दिल लगाने के लिए कहिए। बाप क्या कर सकता है, फाइनेंशियली एक हेल्प कर सकता है बस, और दूसरे उसकी मसरूफियात ज़्यादा रहती, इसमें माँ का रोल ज़्यादा रहता है। बच्चों की परवरिश करने में, तरबियत देने में, उनको कंट्रोल करने में, हर चीज़ में माँ का रोल है। इसमें हमारे घर में हमारे बीवी का इसमें ज़्यादा रोल है। अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है। माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। माँ बाप की दुआएं, मेहनतें, कोशिशें और काविशें बच्चों को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। कुछ ऐसी ही मिसाल मिर्जा कदीर बेग के वालिदैन ने कायम की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। अकोला के इस्लाम इलाके में वाक़ शाह बाबू स्कूल जूनियर कॉलेज में एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इफ्तिताह महाराष्ट्र के रियासती वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने किया। इस दौरान मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने पर जोर दिया गया। मुसलमानों में पसमानदगी को खत्म करने के साथ साथ उन्हें जदीद तालीम से आरास्ता कराने के मकसद से अकोला के शाह बाबू स्कूल व जूनियर कॉलेज में एक तालीमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस दौरान सेमिनार का इफ्तिताह करने के बाद रियासती वजीर रंजीत पाटिल ने मुसलमानों में तालीमी शूर बेदारी लाने के लिए मिल्लत की सरकर्दा शख्सियात की भरपूर तारीफ की। इसके सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं हो सकता। मंदिर में जाके, नमाज में जाके जो पूजा होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट पूजा ये स्कूल में आने के बाद में शिक्षा देने की रहती है। ऐसी चीजें ही इंस्पायर करती है। आज शायद जिनको हमने सामने बुला के इंस्पायर किया, जिनसे इंस्पिरेशन ली, मैं तो ये समझता हूँ कि एक भी लड़का मोटिवेट होता है इसमें से, तो ये प्रोग्राम का फलित उसमें ही सिद्ध होगा और उसमें ही अपने को इंस्पिरेशन मिलेगी। सेमिनार में तलबा के साथ साथ सरपरस्तों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने मॉडर्न टेक्निक और नई सोच से तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की वकालत की। साथ ही तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को उभारने और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी जुबान पर अबूर हासिल करने पर भी जोर दिया। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुस्लिम समाज में तालीमी बेदारी और तालीमी तहरीक को आम करना। जो पिछड़ापन है मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन के ताल्लुक से, उसमें किसी तरह कमी लाई जाए। इस स्लम एरिया के पेरेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के मकसद से भी इस एग्जीबिशन का इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली ऐसी शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया जो मौजूदा वक्त में नई नस्ल के लिए मिसाल राह साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। क्रिकेट की तरह कराटे भी हिंदुस्तान का खेल नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में जो मकबूलियत क्रिकेट को हासिल है वो कराटे जैसे खेलों को हासिल नहीं हो पाई। लेकिन आलमी सतह पर होने वाली कराटे चैंपियनशिप ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों में भी अब दिलचस्पी पैदा करती है और इसी का नतीजा है कि मेरठ जैसे शहर से भी
मोहम्मद जाहिद जैसे कोच और मोहम्मद अरमान जैसे खिलाड़ी न सिर्फ उभर कर सामने आ रहे हैं बल्कि आलमी सतह के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा रहे हैं। जापान के लिए सिलेक्शन है जो 23, 24, 25 अगस्त को जापान में होने जा रहा है। उसके लिए बच्चों का ये सिलेक्शन हुआ है जिसमें 1000 के करीब पार्टिसिपेंट थे। अरमान ने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत कम टाइम हुआ है अरमान को मेरे पास। मैंने गोल्ड मेडल जीता और मेरा जापान के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। वहाँ के लिए जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा जी जान लगाना पड़ता है मेहनत के लिए। आज से शुरू होगी क्योंकि अभी टूर्नामेंट वाला दिल्ली का ख़त्म हुआ है। आज से फिर अब सिलेक्शन देखना है कि मतलब सिलेक्शन हुआ है तो उसकी मेहनत करनी पड़ेगी जापान जाने के लिए।